चलिए वो बात अब कल की है, आज नई बातें स्टार्ट करते हैं। बट डेली बेसिस पे आप कोशिश करो कि आपने जो टॉपिक करंट अफेयर में पढ़े हैं उनको थोड़ा डीपली लेके जाओ, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनका कनेक्शन जनरल स्टडीज के साथ है ही। अगर आप उनको डेप्थ में लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, और आपकी करंट अफेयर में पकड़ अच्छी है। जैसे आज हम राजा राम मोहन रॉय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हुआ हिस्ट्री का टॉपिक। और हिस्ट्री से क्वेश्चन एक आध पक्का बनता रहा है अबाउट द रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, लाइक राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती, एंड दीज ग्रेट गाइज। इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म किए या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए देश के अंदर, तो इनके बारे में क्वेश्चंस पूछा ही जाता रहा है किसी भी एग्जाम के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। तो राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं और करंट इवेंट में इनकी चर्चा क्यों हो रही है और इनके बारे में सारी बातें डिस्कस करते हैं। सो टॉपिक आज का नंबर 1 करंट अफेयर का, और ये टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय इनके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर डिस्कस किया जाए तो इनकी हम बात करी क्यों रहे हैं, क्योंकि तो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, तो इनकी बात करी क्यों रहे हैं। इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, द कंट्री सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट राजा राम मोहन रॉय। इनकी 250वीं जयंती हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। इसके बिग गाय हम इनकी बात जरूर करेंगे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं एक बात पहले ऐड करना चाहता हूं, बाकी बातें बाद में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड the father of modern MODER modern India's Renaissance, RENAISSAN Renaissance। Renaissance means एक तरह से समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, या उसको समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें नई ऊर्जा भरने के लिए, उसमें पिछड़ापन बैकवर्डनेस को निकालने के लिए जो मूवमेंट थी इन्होंने की, उनको ये मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस का फादर कहा जाता है। हम बात करेंगे क्यों, बट सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लाइफ के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट हिज लाइफ, और हम ऐसे करेंगे इसको डिस्कस करंट अफेयर में कि हिस्ट्री का भी सारा पोर्शन कवर हो जाए इसी टॉपिक के अंदर। इनका जन्म होता है जी, फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा मैं इनकी लाइफ के बारे में, 22 ऑफ मई 1772 को इनका जन्म होता है बंगाल के अंदर। तो बेसिकली ही वाज बंगाली। और अगर आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आप पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोग बंगाली थे, जिन्होंने देश को नए तरीके से खड़ा किया, उनमें ऊर्जा भरी। दे वाज ऑल बंगालीज बाय एंड लार्ज, एंड ही वाज फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। अब सवाल है कि अगर ये ब्राह्मण फैमिली से थे तो बिगिनिंग से ही इनके अंदर कूट कूट के भरी होगी वेदों की शिक्षा दीक्षा। मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की, जिस समय धर्म को काफी सीरियसली लिया जाता था। आज अगर कोई ब्राह्मण है, डजंट मीन दैट कि उसके बच्चों को वेदों की, उपनिषद की नॉलेज होगी, क्योंकि आज वो जमाना नहीं है कि फैमिली वाइज जो ऑक्यूपेशन है वो फॉरवर्ड होती है। आज आप जानते हैं कि अगर ब्राह्मण फैमिली के अंदर भी आप देखेंगे कि वो कल्चर रहा नहीं है कि हम अगर ब्राह्मण हैं जाति से, कास्ट से, तो हमें लिटरेसी लेनी है धार्मिक ग्रंथों की, जरूरी नहीं है। उस समय था, मगर इसके बावजूद भी इनका हिंदुइज्म के अंदर
जो खामियां थी उनको निकालने से इनका मन नहीं हटा। उनका ये मानना था कि हिंदुइज्म में कई ऐसी खामियां हैं जिनसे हमारी सोसाइटी बैकवर्ड है। तो ही फाउंड Hinduism, but ancient Hinduism, right? Ancient means जो वेदों में लिखा है Hinduism as backward। इन्होंने एंशियंट हिंदुइज्म को बैकवर्ड माना। और बैकवर्ड क्यों ना माने? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्रावधान था जिससे आप लोग भी मानेंगे कि सच में बैकवर्ड था। फॉर एग्जाम्पल सती हो जाना, द प्रोसेस ऑफ बीइंग सती। सती इज द ब्लॉट ऑन आवर पास्ट। किसी महिला को उसके पति के मर जाने पे उसको जिंदा जला देना वो इज कॉल्ड सती। एंड सती को सबसे बड़ा पुण्य का काम भी बताया गया है, ताकि जो महिला सती हो जाए वो प्राउड फील करे कि मैं कुछ अच्छा करने वाली हूं। तो सती मीन्स इफ समबडी इज गोइंग टू बी सती मीन्स शी इज ऑफ ग्रेट सोल। बट कोई जिंदा जल जाए अपने पति के मौत पे तो ये कौन इसको डिफेंड करेगा आज की डेट में? बट तब इसको बहुत पुण्य का काम माना गया था। इवन अगर आप पुराण की पूजा करवाएंगे अपने घर के अंदर तो वहां पे चाहे वो भगवत पुराण है, चाहे किसी भी तरह का वायु पुराण हो, भगवत पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, किसी भी तरह का पुराण अगर आप पढ़ाएंगे आप पाएंगे वहां पे हर चौथे पांचवें पेज पे सती को बहुत बेहतर बताया जा रहा है कि सती होना बहुत बढ़िया है। और हर पांचवें छठे पेज के ऊपर दलित को घृणा से दिखाया गया है। तो अगर ऐसा ही है तो हम कैसे मान लें कि जो वेदों में या ग्रंथों में या पुराण में जो लिखी गई बातें हैं वो जेन्युइन है? इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको लिखने वाले भी आम लोग थे उस समय के, जिनके अंदर कास्टिज्म का भूत उनके दिल में था, तभी तो ऐसी राइटिंग की गई है। नोबडी, एवरी लिटरेट पर्सन विल नेवर अप्रिशिएट दीज कुरान और दीज वेदास। अगर आप वो प्रॉपर्ली सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे तो आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अगर कथावाचक उसका मीनिंग कुछ और बता दे कि नहीं इसका मीनिंग ये है, आप गलत समझ रहे हैं, तो फिर उसका क्या ही ऑप्शन है। बट जो चीज लिखी और हमें पढ़ना आता है और हम समझे उसको, तो नहीं लगता कि ये एक मॉडर्न सोसाइटी का सिंबलिज्म था। सो इट वाज शोइंग बैकवर्डनेस। ये बात ऑलरेडी भी इसके खिलाफ है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने कई तरह की किताबें पढ़ी। ही स्टडीड बाइबल, कुरान, तो कई तरह की बुक्स इन्होंने स्टडी की। तो कह सकते हैं कि ही वाज स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। कंपैरेटिव रिलीजन समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? कंपैरेटिव रिलीजन होता है कि भाई आप सभी तरह के धर्मों की स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद आप टिप्पणी करते हैं, आप उनके अंदर कमियां प्लस पॉइंट निकाल के देते हैं। दे आर कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। और आप भी इस तरह की स्टडी करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे दुनिया के अंदर जो धर्म के ग्रंथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन यू विल बी केपेबल टू कमांड और कमेंट ऑन दोज इश्यूज। एक जाकिर नाइक है, इज मुस्लिम, पीस टीवी, एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। वो इतना पढ़ चुका है व्यक्ति कि अब वो कुछ भी बात घुमा फिरा के कुछ कह देता है तो लोग समझ आते हैं कि नहीं ठीक ही कह रहे होंगे। दैट इज वे कंपैरेटिव रिलीजन के जो लोग हैं वो ज्यादातर बहुत ही कमांड के साथ बात कहते हैं, विद कोटिंग चैप्टर, श्लोक, ये फला, जिससे आपको बिलीव हो जाता है कि वो बात सही कह रहा है। तो कंपैरेटिव रिलीजन ने उनकी स्टडी की और मालूम चला उनको कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनसेस हैं रिलीजन के अंदर। नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि he was against idol worshipping, very very important. He was against idol worshipping. Idol worshipping जानते हैं ना? बुत परस्ती मीन्स मूर्तियों की पूजा करना। तो ये मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। आपको राजा राम मोहन रॉय को इस तरह से पढ़ना है कि आप सोच पाएं कि अगर वो इस तरह का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो या बैठा हो तो आप उसके बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे। तो इनको सभी धर्मों की नॉलेज थी, इन्होंने सारे धर्म स्टडी किए थे, बट ये खिलाफ थे
हिंदुइज्म के बैकवर्डनेस या उसके बैकवर्ड टेक्निक जैसे सती, और दूसरी बात यह है कि आइडल वर्शिपिंग के भी खिलाफ उनका मानना था कि आइडल वर्शिपिंग मुझे लॉजिकलेस नजर आती है, मुझे बेवकूफ़ी नजर आती है उसके अंदर, तो वो इसके खिलाफ थे आइडल वर्शिपिंग के। कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि हु वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग, इसमें 4-5 नाम देते हैं आपको हिंदू रिफॉर्मर के, तो ही वाज राजा राम मोहन रॉय, जो एक मॉडर्न फिलॉसफी का पर्सन था। कैन वी से ही वाज साइंटिफिक एंड मॉडर्न, राइट? ये साइंटिफिक और एंड मॉडर्न फिलॉसफी के व्यक्ति थे। उनको लगता था कि जो ट्रूथ है वो साइंस के अंदर है और हमें वेस्टर्न कंट्री से सीखना चाहिए। इवन राजा राम मोहन रॉय का ये सुझाव था कि जो भी स्कूल चल रहे हैं गुरुकुल जैसे के, उस समय पे गुरुकुल स्कूल हुआ करते थे जहां पे शास्त्र का अध्ययन किए हुए लोग, वेदों को पढ़े हुए लोग पढ़ाते थे बच्चों को। उनका ये मानना था कि आप वेस्टर्न नॉलेज को इंट्रोड्यूस करो, साइंटिफिक रिसर्च, उनका लॉजिकल अप्रोच, उसको फॉलो करो आप। कई लोग कहते थे कि हमें वेस्टर्न फिलॉसफी क्यों फॉलो करनी है, हमारे देश के अंदर की फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी उससे बड़ी है। तो वो इसके अगेंस्ट उनका मानना था कि हमें वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उसके पक्ष में हमेशा थे। तो ही वॉज ऑलवेज on the side of scientific and modern education in India, means western education in India, इसके पक्ष में थे। अब जानते हैं आज भी कई लोग आते हैं किसी एक ग्रुप से, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, जो स्कूल में कॉलेजेस में आते हैं और कहते हैं कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो फलने वेद में यहाँ इस पेज पे मेंशन्ड है। रॉकेट बनाया या प्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया प्लेन पहला, कहते इसका वर्णन जो है इस ग्रंथ में दिया गया है। एंड हाँ जी, पुष्पक विमान कि रावण लेके उड़ गया था। देखिए आप, अगर आप ये कहेंगे कि 5 लाख साल पहले भगवान राम पैदा हुए और 5 लाख साल पहले रावण ने एक प्लेन उड़ाया, ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर लिखित हिस्ट्री की हम बात करें तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसकी खुदाई करके हमें नॉलेज मिल रही, अभी तक हम उसके बारे में और एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि लेटर जो ये मौर्यंस या मगध की बात करें तो तब जो थी वो राइटिंग काफ़ी प्रचलित हो गई थी, मीन्स इट हैज़ बिकम वेरी यूजफुल। लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो उस समय के राजाओं ने काफ़ी बातें चट्टानों पे, रॉक पे लिख रखी हैं, उनको एडिट कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उस समय मालूम चल गया, किताबें लिखी गई। पर उससे पहले अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की, तब के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफी थी, हमें समझ नहीं आ रही थी ये लिखा क्या इन्होंने उस बारे में। दैट इज वाई हम बहुत कम जान पाए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत कम जान पाए हैं, और उससे पहले की तो वैसे जानकारी नहीं है। एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन विच इज द एंड या बिगिनिंग कह सकते हैं आप हमारी हिस्ट्री की, अगर हम वहां से देखें तो हम सिर्फ उसको जान पाए, उससे पीछे की हिस्ट्री कहाँ है। और 2350 साल बीसी की बात कर रहा हूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन 2350 से लेकर 1750 तक रही हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो बोलने का अर्थ है कि अगर 5 लाख साल पहले रावण ने प्लेन उड़ाया, इसके एविडेंस कहाँ है? एविडेंस तो नहीं है इस चीज के। तो कई लोग कहते हैं कि सत्य है मगर एविडेंस नहीं है, और हिस्टोरियन जब भी कोई चीज लिखते हैं एक लाइन भी उसके पीछे सपोर्ट करता हुआ एविडेंस चाहिए। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, ये पहले खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं पत्थरों की, मिट्टियों की, इमारतों की, उसके बाद जो है एक बात लिख पाते हैं। तो ऐसा ना समझिए आपकी हिस्ट्री मतलब ख्याल आया और लिख दिया। 10-12 टीम गई होती हैं रिसर्च करने के लिए, वो सारे उनके जो लॉजिक दिमाग में आते हैं कि भाई इसके बारे में शायद ये हो सकता है, तो 4-5 टीम डिस्कस करती है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं और फिर वो बात लिखी जाती है। बस है कि नहीं है? तो ऐसे कह देना कि भाई हमने मतलब कुछ कर रखा हुआ, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रेजेंट का काला सच ढकने के लिए अपने पास को ब्यूटीफाई करता हो, इसका मतलब उसका कल भी अंधकार में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज की डेट में जब आपकी उम्र 26, 25, 22, 21 है और आप कहें कि क्या दिन थे यार, हर बात पे कहें क्या दिन थे, इसका मतलब कि आज आपके दिन खराब चल रहे हैं और आपकी फ्यूचर की प्लानिंग भी कुछ भी नहीं है उसको लेके। दिस इज द डार्क ट्रूथ।
तो अगर हम लोग आज की डेट में इंडिया के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये ना देखते हुए, आज की प्रॉब्लम ना फेस करते हुए, एक समय के अंदर कि वो भी ट्रू है कि नहीं है पता ही नहीं है, और उसका महिमा मंडन करते हुए, उसको थोड़ा एग्जैजरेट करते हुए बातें कहते जाएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी हमने खोजी क्योंकि गणेश का सर काट के हाथी के बच्चे का सर लगाया गया था, तो वो तो सर्जरी से पॉसिबल है, तो हमने इन्वेंट की है, ये इलॉजिकल है पहली बात तो। और आप इसको बोल के प्राउड फील करते हैं, फिर तो मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है कि हम एक इलॉजिकल बात को सपोर्ट करते हुए प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। खैर, तो राजा राम मोहन रॉय इस तरह की सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना है कि आप बिना किसी बेसिस, बिना किसी लॉजिक की बात को सपोर्ट करते हुए अपने धर्म का महिमा मंडन करते हैं और फिर बच्चों को वही तालीम दे रहे हैं, तो मीन्स हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दैट इज वाई ही वाज आल्सो ऑलवेज सेइंग कि हमारे जो गुरुकुल हैं उनके अंदर आप मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन जो वेस्टर्न कंट्री में चल रही है उसको आप लगाइए। अगर राजा राम मोहन रॉय की फिलॉसफी को अगर सीरियसली उस समय लोग फॉलो कर लेते या लोग सपोर्ट करते, तो आज हम वेस्टर्न कंट्री के बिल्कुल नजदीक होते हैं। क्योंकि ये समय बहुत पहले का, 17वीं 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। सो पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे आज की डेट में नोबेल प्राइज इंडिया को कब मिलता है, एंड यूरोप की कंट्री देखिए आप, कितनी जल्दी नोबेल प्राइज उनके हाथ आता है। इतनी बड़ी कंट्री है, क्यों ऐसा है? तो रीजन क्या है कि हमें वेस्टर्न या मॉडर्न एजुकेशन बहुत ही लेट दी गई है और टेम्परमेंट बनते टाइम लगता है। ऐसे आज की डेट में आप बाहर जाएंगे, हर जगह पे लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, मगर दे विल नेवर डिस्कस साइंस एंड लॉजिक्स। तो हमें अभी 50 साल और लगेंगे सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट बनाने के लिए। दिस इज द पॉइंट। अगली बात, राजा राम मोहन रॉय का नाम राम मोहन रॉय था, यह राजा किसने इसको अटैच किया? हाँ जी, किसने जी? अकबर ने। अकबर टू राजा का टाइटल। राजा टाइटल दिया अकबर टू ने, बट अकबर टू का एक बहुत क्ले कट नाम भी है। एनी गेस? Akbar II was the last king of Mughal Empire, right? सही हूं मैं? अकबर II जो थे ना, वो मुगल एम्पायर के आखिरी किंग थे। हाँ वही ना, बहादुर शाह जफर। तो जे लास्ट किंग थे, एंड अगर आपने गैस कर ही लिया तो मैं कहता हूं नाम बहादुर शाह जफर। इनको अकबर टू कहते थे, बहादुर शाह जफर। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर। वही मुगल एम्पायर जिसके फाउंडर थे बाबर, और आखिरी हो गए बहादुर शाह जफर। इसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गई, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका मुखिया कौन था? टिटुलर, मतलब बोलने को मुखिया, वैसे ही कुछ था नहीं इनके अंदर। इनके सरपरस्ती में या इनकी लीडरशिप में वो वॉर लड़ा गया था। लेकिन फिर कह दूं कि लीडरशिप का मतलब एक होता है कि आप फ्रंट पे खड़े हैं, एक वो लीडरशिप होती है, एक होती है बोलने के लिए सिंबॉलिकली। क्योंकि मुगल एम्पायर एक लंबे समय तक हिंदुस्तान चला रही थी, तो कई जगह से तांत्या टोपे से लेके हम लोग अगर झांसी की रानी की बात करें, उनको लगा सबको कि अगर हम किसी एक के नीचे आ सकते हैं तो वो कौन होगा जो हमारी पूरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करे। उन्होंने कहा कि मुगल एम्पायर का जो आखिरी किंग है वही सूटेबल है इसके लिए, बोलने में सही कम से कम। तो उनके पास वो स्किल नहीं था युद्ध लड़ने वाला। ही वॉज बेसिकली वेरी गुड पोइट। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे पोइट थे, उस समय के बेस्ट पोइट में से उनका भी नाम आता था पोइट्री के अंदर। तो ही वॉज वेरी वेरी ग्रेट पोइट। तो इनको युद्ध और इनकी नॉलेज नहीं थी या इनका इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे ये चीज होती है। अब हम आगे बात करें तो की पॉइंट, अब कुछ की पॉइंट्स की मैं बात करने वाला हूं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। की पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट नजर में आता है मेरी, वह ब्रह्मो समाज के बारे में।
सो फर्स्ट पॉइंट है, ही फाउंड ब्रह्मो समाज, BRAHMO, ब्रह्मो समाज को इन्होंने फाउंड किया इन 1828 को इन्होंने ब्रह्मो समाज फाइंड किया। थोड़ा क्रोनोलॉजिकली देखते हैं इसको। इन 1829 आप जानते क्या हुआ था? या सती वॉज बैंड, सती को बैन करवा दिया था। और इनको बैन करने के पीछे एफर्ट किसके थे? राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट थे। बट उनके एफर्ट पर डिसीजन तो किसने लिया होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने डिसीजन लिया, मगर अपील की थी राजा राम मोहन रॉय ने कि सर सती को रिमूव करिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने चुनौती थी कि अगर सती को बैन किया तो ये हिंदुओं का निजी मामला है, धार्मिक मामला है, और हिंदुइज्म के धार्मिक ग्रंथों में क्लियरली लिखा हुआ है कि सती होना सबसे बड़ा पवित्र काम है, और एक औरत, एक विमेन की जिंदगी में सती हो जाना में स्वर्ग की प्राप्ति कर लेना। तो जिसको इस तरह से रोमांटिसाइज किया गया हो, जिस वर्ड को, सती को, तो स्वाभाविक है कि अगर बैन करोगे तो रिवॉल्ट आएगा, और यही हुआ था। जब राजा राम मोहन रॉय वाज अपोजिंग दिस सती प्रथा, तो पूरे देश में मूवमेंट चली, और हिंदुओं ने कहा कि अंग्रेजों से हमें यह दिक्कत है कि वो हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस समय पे इतने लोग रोड पे आ गए थे कि इसको अंडू करो, मैंने आपने जो रिमूव किया इसको एज इट इज रखो, बैन मत करो, इलीगल मत करो। तो उस समय का जो धार्मिक माइंडसेट था वो इसके अगेंस्ट था। ये बात सही कि नहीं है? तो सिर्फ कॉमन पीपल या मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमेशा जो सोचती रही है वो हमेशा मीडियोकर सोचती रही है, मैंने बिल्कुल नीचे की बात है। और वेरी फ्यू सेलेक्टिव लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी बदलने की सोची। तो ज्यादातर लोग, और डेमोक्रेसी में ज्यादातर लोग ही डिसाइड करते हैं कि हु द गवर्नमेंट शुड बी। तो इसलिए जब माइनॉरिटी या कुछ लोग किसी बात को अपोज करते हैं, डजंट मीन दैट आप बोलें कि 50 लोग तो ये कह रहे हैं, तुम कुछ और ही बात कह रहे हो, ऐसा क्यों है? तो मेजॉरिटी हमेशा, आप देखिएगा हिस्ट्री के अंदर भी, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो हमेशा सोसाइटी को बैकवर्ड बनाने में ही लगे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। और कुछ फ्यू हैं जिन्होंने दम भरा, बदलने की बात सोची, उनका नाम हम आज याद रखते हैं। जिन्होंने कहा कि मत करो, मत चेंज करो, इसको रोड पे आ गए, उनका नाम कहाँ है आज? कहीं नहीं है। तो वी आर डिस्कसिंग दी राजा जी फॉर चेंजिंग इंडियन सोसाइटी फॉर एवर। एंड चलिए बात यहां से, एंड इसके बाद मुझे इसमें कुछ पॉइंट नजर नहीं आते, बस यही पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल टैक्स के ऊपर। हाँ हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। यस, फ्यूल टैक्स की हम बात करें। अब जानते हैं हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ्यूल है, प्रिसाइजली पेट्रोल डीजल पे टैक्स को कम किया है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर, टैक्स कम किया गया है। आपसे पूछूं मैं कि कौन सा टैक्स है जो इन पे कम किया गया है? पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार, उस टैक्स का नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल पे कम किया है 8 रुपए, 9 रुपए कम किया गया, 9.5 रुपए। तो डेटा मेरे पास गलत आ गया। पर लीटर। और डीजल पे कितना है? श्योर, आप चेक कर लें इसको। एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि 7 रुपए कम की। हाँ,
अच्छी अमर उजाला न्यूज़पेपर पे भी यही चीज आई थी। ये पता नहीं बट ठीक है, तो कंफर्म कर देते हैं 7 रुपीज है। तो 7 रुपीज की का रिडक्शन किया है किसके अंदर, डीजल में, एक्साइज ड्यूटी के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कम कर दिया भाई, देखो आप कि जब भी गवर्नमेंट कम करती है तो 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए मैक्सिमम, या 5 रुपए, ज्यादा बोलो 5 रुपए कम कर दिया, 9.5 रुपए लगभग 10 रुपए कम कर दिए। जहां 105 रुपए था दाम, 95 रुपए के आसपास पहुंच गया उसका दाम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्या कोई इलेक्शन आ रहा है जिस कारण ये प्राइस कम हो रहे हैं? ज्यादातर केसेस में इलेक्शन नजदीक हो तो जनता जो त्राहिमाम कर रही होती है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ये तेल महंगा हो गया है, तो उस प्रेशर में आके भी केंद्र सरकार प्राइस कम कर दिया करती है। बट मुझे बताइए आप कि पेट्रोल हम रशिया से इंपोर्ट करें, क्रूड ऑयल चलिए, अब जो आपने रशिया कहा हम उसकी भी बात करेंगे, पर पहले हम रीजन डिस्कस कर लेते हैं भी क्यों कम किया गया है पेट्रोल और डीजल का दाम। तो वाई बिग रिडक्शन इन टैक्स, क्यों इतनी रिडक्शन की गई टैक्स के अंदर? देखो, मतलब आरबीआई ने अलार्म जारी कर दिया गवर्नमेंट को। आरबीआई रेज्ड अलार्म टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस बारे में? अबाउट इन्फ्लेशन। क्योंकि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई है 2022 मई के अंदर, अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई। लमसम आप देखेंगे कि 30 साल के अंदर सबसे बड़ी महंगाई 2022 मई के महीने में हो चुकी है। और ये मई के महीने का रेट क्या है महंगाई का? तो है 7% इन्फ्लेशन है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन कितना है भाई? 7%, डरावना है। और 7% भी क्रॉस कर रहा है स्लोली। तो इन्फ्लेशन जो है वो छप्पर फाड़ रही है, एंड आरबीआई ने अलर्ट जारी कर दी गवर्नमेंट को, कुछ करो इसके लिए। आप जानते हैं इन्फ्लेशन शब्द जहां तक कंसर्न्ड है, इन्फ्लेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? यस, इन्फ्लेशन इज एक्चुअली डिमांड माइनस सप्लाई। और इन्फ्लेशन बढ़ने के रीजन क्या होते हैं? इन्फ्लेशन बढ़ने कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो मीन सप्लाई क्या हुई है? कम। डिमांड बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, मगर इस समय में अगर देखा जाए सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ गई है कच्चे तेल की। वही बात है कि वॉर यूक्रेन एंड रशिया का, उसके बाद लगातार सैंक्शन लगाना यूएसए का रशिया के ऊपर, और तमाम तरह की चीजें इसके लिए हैं। आप जानते हैं कि जब भी अगर तेल महंगा होता है तो वो पूरे प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ा देता है। इनकी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगी? ट्रक के थ्रू होगी ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई ट्रक के अंदर नेशनल हाईवे के जरिए डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं। तभी तो आज से 10 दिन पहले या आई थिंक 20 दिन पहले शिमला के अंदर डेयरी प्रोडक्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनाउंस किया कि 1 किलो पनीर के ऊपर 50 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, और दूध का दाम जो है 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं पर लीटर। वी शोज दैट कि इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह पहुंच चुकी है। रीजन बहुत साफ है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इन्होंने डीजल और पेट्रोल को लगभग बराबर ला दिया है कॉस्ट वाइज। पहले डीजल बहुत सस्ता और पेट्रोल महंगा होता था। अगर मैं आपको 2010 के आसपास की बात करूं तो अगर उस समय अगर पेट्रोल मान लो 62 रुपीज अगर लीटर है मान लीजिए, तो डीजल उसके तकरीबन 60% के आसपास होता था। अगर 60 ये है तो 42-43 के आसपास डीजल होता था। तभी तो उस समय पे डीजल गाड़ियां बनाई थी कई कंपनी से, डीजल कार, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक था कि सस्ता पड़ेगा आपको फ्यूल। पर आज की डेट में आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के भाव जैसे हो चुके हैं। इज इट और नॉट? भाई आज आपको कहा जाए कि आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए पेट्रोल गाड़ी कार में, इफ आई आस्क यू,
आपके पास ऑप्शन हो कि डीजल गाड़ी और पेट्रोल वाली गाड़ी है, कार है, तो आपको कौन सी लेने में आप प्रेफर करेंगे? हाँ जी, पेट्रोल वाली। नो, मगर रेगुलर भी यूज भी है, तब भी आज के समय में जो पेट्रोल है 105 लीटर है और जो डीजल है वो 88 रुपये लीटर है, तो 5-6 रुपये का गैप पड़ गया सिर्फ। मैंने गवर्नमेंट ने लगातार डीजल को पेट्रोल के पास कर दिया। नहीं ये ऐसा भी नहीं है। तो खैर, अब एक बात तो साफ होती है कि गवर्नमेंट ने डीजल के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी को लगातार खत्म कर दिया है, लगातार खत्म किया डीजल की सब्सिडी को। डीजल इतना सस्ता क्यों होता था? बिकॉज ऑफ ऐसा मानना था कि जो किसान है वो ट्रैक्टर यूज करता है, डीजल पे चलता है, और उनके जो पंप है खेत के अंदर वो डीजल से ऑपरेट होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से डीजल पे सब्सिडी मिलती थी, उसको कम रखा गया हुआ था। बट ऐसा माहौल बना कि मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर भी डीजल का वर्जन निकाल देना भी, पेट्रोल और डीजल का, तो ज्यादातर डीजल की खपत होना स्टार्ट हो गई मार्केट के अंदर। तो अब गवर्नमेंट स्लोली डीजल पेट्रोल को एक बराबर लेके आने वाली है, और हो भी रहा है। 5-6 रुपए का गैप बचा है सिर्फ इसके अंदर। भाई बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई कम होने से होता है, और अब बात करें 7.9% हो चुकी, 8 मान लो आप इसको, तो 7.9% होगी इन्फ्लेशन, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। 8% इन्फ्लेशन बहुत दिक्कत करेगी। तो मुझे आप एक बात बताइए कि इन्फ्लेशन होने से क्या दिक्कत होती है? प्रॉब्लम क्या इन्फ्लेशन की? इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या दिक्कत होती है बताइए? इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर जाती है, करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सो विद इन्फ्लेशन करेंसी लूजेस इट्स परचेजिंग पावर, करेंसी लूजेस इट्स परचेजिंग पावर, राइट? परचेजिंग पावर मीन्स उसकी खरीदने की क्षमता। अगर मान लो जो चीज 100 रुपए में पहले आती थी, अब आपको 110 में मिले तो सेम चीज बाई करने के लिए आपको 10 रुपये और पे करने पड़ेंगे, विच मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी हैज रिड्यूस्ड। यह है इन्फ्लेशन का खेल सारा। और बैंक में आप जमा कर रहे हो पैसे 6% इंटरेस्ट पे, ऑलराइट, और महंगाई है 8% के, इसमें 2 रुपए में खो रहे हैं, 2% हम खो रहे हैं चीजें। आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को। अगर मान लो इस तरह की महंगाई हो 8% की, और बैंक की आज की डेट में सबसे बड़ी सेविंग जो दर है वो 6.5% की है। अगर आप 5 लाख का FD करते हो तो 6.5% की है, मजाक हो रहा है क्या? तो 6.5% की हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद तो EPF PPF पे मिलता है। अगर 6.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको अगर ब्याज मिल रहा है, बैंक में रखा पैसा उसके ऊपर आपको 6.5% मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्फ्लेशन क्या है मान लो 8% की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा लगातार वैल्यू खो रहा है 1.5% से। बात है कि नहीं है? आप बात नहीं समझ रहे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बोलने का अर्थ ये हुआ कि इस तरीके से तो ये क्लियरली मालूम चलता है कि फिर इन्फ्लेशन बहुत एक्सेस में आ चुकी है। अगर इन्फ्लेशन 3% की हो और ब्याज मिले 6% का बैंक में, तो अगर 3% है इन्फ्लेशन और 3% 6% ब्याज है, तो नेट आपके पास 3% से पैसा राइज कर रहा है इन दी वैल्यूज, ऑलराइट। पर इस तरीके से तो हम नेगेटिव जा रहे हैं, हमारा पैसा वैल्यू खो रहा है इन दी बैंक्स ऑल्सो। तो इसलिए ये इन्फ्लेशन बहुत ही डेंजरस है। एंड अगर अगली हम बात करें इसके अंदर लास्टली, तो जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, इंडिया जो ऑयल लेता है वो कहां से ले रहा है? लमसम देखा जाए तो यूएसए से। इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट, कच्चा तेल जो है वो 60% आता है गल्फ कंट्री से। मेजॉरिटी वाइज गल्फ कंट्री सप्लाई करते हैं कच्चा तेल, और लगभग देखा जाए तो 16% के आसपास जो है वो हम लेते हैं यूएसए से, 16% के आसपास। मगर सबसे बड़ा अब आज भी पार्टनर ऑयल में सऊदी अरेबिया है, और जो रशिया है
हम ले रहे हैं उससे सिर्फ 1-2% तेल, बहुत कम लेते हैं रशिया से, क्योंकि यूएस की सैंक्शन है रशिया के ऊपर, तो बहुत ही कम या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम उससे ऑयल ले पाते हैं। तो हमें डर है यूएसए की सैंक्शन का, क्योंकि रशिया के साथ आप ट्रेड करते हैं तो यूएस हम पे सैंक्शन लगा सकता है। दैट इज बहुत ही कम ऑयल हम ले पाते हैं रशिया से। अब रशिया के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, बट इवन सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार किसके पास है? हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है रशिया के पास, बट रशिया उसको बेच नहीं पा रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया? ग्राहक क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि हर किसी को पेट्रोल डीजल की तो नीड है, तो ग्राहक इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यूएस ने इतनी सैंक्शन लगा दी है कि रशिया को कॉर्नर कर दिया। तभी तो आज की डेट में रशिया की इकोनॉमी है नंबर 12 पे, और उसकी इकोनॉमी का साइज है $2.1 ट्रिलियन, इंडिया है $3 ट्रिलियन, और यूएसए है तकरीबन 23 या 24 ट्रिलियन डॉलर। कहां 2 कहां 23, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हुआ क्या ये? तो उसने लगातार कॉर्नर किया है इकोनॉमिकली किसको? रशिया को। रशिया के साथ उसने मिलिट्री वॉर तो नहीं लड़ा 1 to 1 एक देखा जाए तो, मगर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली रशिया को उसने घुटने पे ला दिया है यूएसए ने। तो बेशक रशिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस का दिखावा कर सकता है कि बहुत पावरफुल है वो इन द डिफेंस सेक्टर, पर बाकी जगह में आप देखेंगे इकोनॉमिकली उसको काफी वीक कर दिया है। दैट इज इतना बड़ा देश एक कॉन्टिनेंट के बराबर लगता है, इतना बड़ा देश है रशिया, इतने रिजर्व उसके पास है, इतनी मिनरल उसके पास है, उसके बावजूद भी वो इकोनॉमिकली ऊपर नहीं जा पा रहा। रीजन क्या है कि कोई भी कंट्री को अगर उसके साथ ट्रेड करना है तो यूएस को हाथ से खोना पड़ेगा। वो सैंक्शन लगा देता ना उसके ऊपर, फिर इज इट नॉट सैंक्शन? ये दादागिरी एक तरह की यूएसए की। ऐसे मान लीजिए अगर आप बहुत पैसे वाले फैमिली के लोग हैं और आपके सपोज कोई बुआ जी हैं एंड उनके पास उन्हें पैसे नहीं है एंड दे आर फ्रॉम बीपीएल या जो भी है, बट आपकी उनसे बनती नहीं है, तो आप भी डिप्लोमेसी करते हो ना? करते हैं डिप्लोमेसी। कई बार ऐसे रिलेटिव्स को सपोर्ट कर देंगे ऐसे और कहेंगे कि देखो उनसे थोड़ा करो उनको, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इस तरह से कई बार इकोनॉमिकली आप अपने पैसे का दम दिखाते हुए कि ज़्यादातर कंट्रीज़ की डिपेंडेंस आपके प्रोडक्ट पे है। काफ़ी इंडियंस हैं जो जॉब करते हैं यूएसए में, तो नहीं चाहते हम यूएसए को एज अ पार्टनर लूज करना। बहुत बड़ा ट्रेड है इंडिया और यूएसए का, पर रशिया को काफ़ी समय से सैंक्शन लगा के रखा है एंड इसलिए हम रशिया से इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं काफ़ी चीज़ें। और हम इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ ये डिफेंस की इक्विपमेंट है, वो भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है विद यूएसए के प्लीज सैंक्शन मत लगाना, थोड़ी लिमिट हमें दे दो कि हम इतने ही $1 बिलियन का उनसे परचेज कर सकते हैं, प्लीज छूट दे दो इसके अंदर। तो वो भी मांग मांग के गिगड़ा के उसे मांगनी पड़ती है। अदरवाइज रशिया के साथ हमारे रिश्ते जो हैं काफी अच्छे। ऑलराइट कि नहीं? अच्छे है ना? रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं हो सकते हैं, कोई किस समय आपको जो है वो क्या करेगा मालूम नहीं है। ऑलराइट, इट इज सेड दैट कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और अच्छे इसलिए भी क्योंकि काफ़ी समय तक रशिया ने हमें सपोर्ट भी किया है। वॉर हुए 1999 का पाकिस्तान के साथ, 1971 का विद पाकिस्तान, तो रशिया ने हमें 1 to 1 सपोर्ट किया इन वॉर के अंदर। और यूएस की स्ट्रेटेजी बायलैटरल रही है, उसने पाकिस्तान को भी पकड़ के रखा, उसने इंडिया को भी पकड़ के रखा है, और रशिया ने क्लियरली इंडिया को इसमें सपोर्ट किया। तो क्यों ना हम रशिया को सपोर्ट करें आज की डेट में? वही बात है कि रशिया की दादागिरी यूक्रेन के ऊपर जैसे देखी गई है कि अगर कोई वीक कंट्री है तो आप उसको बिल्कुल अटैक के जरिए, बम्बार्डिंग के जरिए आप उसको झुकाना चाहते हो, ये भी सही तरीका नहीं है। यू किल सो मेनी पीपल विदाउट एनी रीजन, या फिर आप अपनी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, अपना इनसिक्योरिटी को बीट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, मगर सारा रीजन क्या है? यूएस और रशिया की आपस में टसल, यूक्रेन उसमें जो है वो बीच में आ गया है, बस यही है। हाँ जी, हाँ अच्छा।